नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 24 के चुनाव में अभी तकरीबन एक साल का वक्त रह गया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और इसी को देखते हुए खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 24 तारीख को यानी कि 24 मार्च को काशी दौरे पर आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। पीएम का दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। 1547 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान करेंगे। 17 मार्च को प्रधानमंत्री योगी के दौरे की खबर है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री योगी भी जाएंगे और प्रधानमंत्री के दौरे का जायजा लेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है, क्या इस दौरे के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश में अपनी हारी हुई 16 सीटों पर है? क्योंकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्टिव मोड में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस है मिशन 80 को साधना। लेकिन मिशन 80 में भारतीय जनता पार्टी कितनी कामयाब हो पाएगी, उसके साथ साथ तमाम ऐसे दल उत्तर प्रदेश के, चाहे बसपा की बात करें, सपा की बात करें, आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, अपना दल की बात करें, इन दलों का भी अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना कब्जा है, अपनी अपनी सीटें हैं। तो उनको साधने के लिए इन दलों के पास अपनी अलग रणनीति है, अपनी अलग चुनौती है। जिले चर्चा पे आते हैं। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ श्वेता राज सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी, और डॉक्टर धनुष कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। श्वेता राज सिंह, प्रधानमंत्री 24 तारीख को दौरा प्रस्तावित, ऐसी खबरें हैं कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे वाराणसी दौरे पर। कहते हैं कि काशी बुलाता नहीं, काशी बुलाती नहीं, काशी खुद नहीं जाया जाता, काशी खुद बुलाती है, ऐसा कहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा शुरुआत में गलत लाइन बोल गया। काशी खुद बुलाती है, काशी जाया नहीं जाता। और प्रधानमंत्री मोदी को काशी 2 बार बुला चुकी है, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी रहा आसान, कितनी मुश्किल? मैडम सभी को सबसे पहले हर हर महादेव जी। देखिए, विकास होना चाहिए। हाँ। विकास के मार्ग पर भारतवर्ष आज प्रशस्त है। 4 पंक्तियां पढ़ूंगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धनुष कुमार हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो मेरा था, ये तो शुरुआत में करता था ऐसे 4 पंक्तियां पढ़ के। श्वेता राज कर रही हैं। खैर, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा पढ़ रही हैं आप। मैं अपनी भी कविताएं लिखती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन अभी मैं दुष्यंत जी की पढ़ रही हूँ, जी जी। फिर शुरू करूंगी। हाँ। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बस हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदल दी। बहुत शानदार। तो ये भारतवर्ष की वो सूरत जो 60 वर्षों तक थी आजादी के, हाँ। उसके बाद ये बदलती सूरत है भारत की, जहां भारत को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। भारत को वो सब कुछ दिया जा रहा है जिसका भारत हकदार है, जिसके यहाँ के लोग हकदार हैं। वो जो भी हम डेवलपमेंट मिल सकता था हमको, जो विकास हो सकता था 900 वर्ष की दास्तां में जहां छूट गए हम, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको केवल चुनावी मुद्दा आप नहीं देख सकते हैं। जहां जनता के कल्याण के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का औचित्य नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। कहते हैं काशी खुद से नहीं जाया जाता, काशी खुद ब खुद बुलाती है। और काशी पीएम को 2 बार बुला चुकी है। मतलब ये कि पीएम मोदी वाराणसी से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। और ऐसे में 24 का चुनाव भी सर पर है। पीएम मोदी 24 मार्च को काशी आ रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। खबर है कि अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं काशी में पीएम मोदी के आने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं। पीएम मोदी काशी को 1547 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं, जिसमें 644 करोड़ की लागत से बने रोपवे का शिलान्यास, नमामि गंगे से प्रस्तावित भगवानपुर एसटीपी लागत 308.09 करोड़, सिगरा स्टेडियम के फेज 2 और 3 का शिलान्यास, एचपीसीएल बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास लागत 194.62 करोड़, पेयजल स्कीम लागत 186.72 करोड़, भरदरा पीएचसी लागत 2.16 करोड़, एलईडी बैककेट यूनिपोल लागत 3.50 करोड़, फ्लोटिंग जेटी व चेंजिंग रूम लागत 99 लाख। 24 मार्च 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और मैं समझती हूं कि यह पर्यटन और रोजगार दोनों की ही दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है। आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार पिछले 6 वर्षों में पर्यटन इंडस्ट्री में बढ़ावा मिला है और उसके साथ साथ उसमें रोजगार भी बढ़ा है, लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी सारा काम भी मिला है। और इस प्रकार हम बाहर जो पर्यटन में या फिर जो भी हम अपने जो धार्मिक स्थल हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उस पर यदि हम नई चीज़ें लाते हैं, नए जैसे बलून सेवा शुरू हुई है हमारे बनारस में, या फिर हम जो रोपवे सेवा ला रहे हैं, उससे बाहर के पर्यटक जो हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी इन तमाम सौगातों के जरिए बीजेपी अपनी हारी हुई सीटों पर जीत की दावेदारी मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का फोकस 2024 और 2019 में अपनी हारी हुई सीटों पर जीत को सुनिश्चित करना है, क्योंकि राजनीति के जानकार तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। 2014 लोकसभा चुनाव के समय जब मोदी जी काशी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और उन्होंने कहा था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे, और माँ गंगा के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा और माँ गंगा को भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। इसका उदाहरण है दिनांक 22 सितंबर 2022 को गंगा सफाई अभियान पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी ये थी कि यह मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन रह गया है, इसकी न तो निगरानी है और न ही जमीन पर कोई काम दिख रहा है। इस अभियान द्वारा कराया जाने वाला काम केवल आंखों को धोखा देने वाला है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सीटें थी बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, खोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना थी। 2019 में रामपुर सीट पर सपा के आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इन दोनों सीटों पर सपा का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन 2022 में उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते से चली गईं। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव परिवार की विरासत को बचाने में कामयाब रहीं और सपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा पे लौटते हैं। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी, श्वेता राज सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। हिमांशु त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत कीजिए इसका। तकरीबन 1547 करोड़ की सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तो विकास होगा ही ना, तो समाजवादी पार्टी सवाल क्यों उठा रही है? सबको नमस्कार, मैं हर हर महादेव, मैं भी भोले का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और विकास की बात, भाई विकास की बात से कोई रोका टोका नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी विकास को रोकने का काम नहीं करती है। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। 5 साल हमारे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो केवल डेवलपमेंट हुआ था। आप आंखों से देख सकते हैं, चाहे लखनऊ हो या गाजियाबाद हो, मेरठ हो या बनारस का बलिया भी हो,
कहीं किसी शहर को उठाएंगे आप तो वहां पे केवल डेवलपमेंट हुआ अखिलेश यादव में। हाँ। रही बात, हम मुद्दे पे आते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, आना भी चाहिए, उनका संसदीय क्षेत्र है, 9 साल उनके पूरे हो गए, 10वां साल होने जा रहा है, 24 में चुनाव है। मैं आम जनमानस की बात करता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि माँ गंगा बुलाती है, माँ काशी में बुलाया जाता है तभी कोई जाता है। हाँ। आप काशी में जाओ, मूलभूत जो वहाँ की सुविधा है, जो आदमी आम जन जब ट्रेन से उतरता है, रेलवे स्टेशन से उतरता है या एयरपोर्ट से, तो हम एक आम जनमन की बात कर रहे हैं, जब रेलवे स्टेशन से उतरता है और पहुंचता है गदौलिया जाने के लिए, तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पहले हम भोलेनाथ का जाके दर्शन कर लेते थे, लाइन में लग के हम बाबा को छू लेते थे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब से वाराणसी में प्रधानमंत्री जीते हैं, जब से काशी का विकास नहीं हुआ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए 2 मिनट में। अब तो बाबा को छूने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी लेने लगी है। अब तो बाबा को छूने का भी 500 रुपया में देना पड़ेगा। तो कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? बैलून लगाने से, पर्यटन बनाने से आम जनमानस को क्या फायदा होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो बेरोजगारी और महंगाई जो आम जनमानस झेल रही है, उसे आप कुछ और देते, आप बेरोजगारी बड़ा कम करते, महंगाई कम करते, आप 1600 करोड़ आम गरीब जनता में बंटवाते, उनके लिए कुछ कल्याण का काम करते। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे बनारस को सुधार रहे हो। क्या 10 साल पूरे हो गए? आप किसी भी क्षेत्र में बनारस के चले जाओ, माँ गंगा में ही चले जाओ, नहाने में डुबकी लगाने चले जाओ, आपको घाट पे एक सफाई दिखेगा नहीं। आप खुद उस पार नाव से जाना चाहते हो कि कहीं हम इस बार गंदगी में ना नहा ले। तो कौन सा डेवलपमेंट और कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है सर। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा को छूने के 500 रुपए लेना है सरकार का काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, माफ कीजिएगा, ये मंदिर समिति तय करती है। ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं काशी से, वाराणसी से, तब से वाराणसी का विकास नहीं हुआ है, कोई विकास के काम नहीं हुए। राइट। मैं विकास की बात, आप सांसद बने, मैं उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं बनारस गंगा साफ नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं ना? क्योटो का क्यों में कितना काम हुआ है आप देख रहे हो। ठीक है। श्वेतराज कहा था मोदी ने कि काशी को क्योटो बना दूंगा, कहां बना काशी क्योटो? न गंगा सफाई हुई, हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुका है, ये तमाम सारे आरोप समाजवादी पार्टी ने गिना दिए। शिवम जी, हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है ये मैं बताती हूँ, मैं वकील हूँ। हाँ। और इनमें तो झूठ थोड़ा कम बोलना चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी है नमामि गंगे पे, इट हैज रीवाइटलाइज्ड इंडियाज एफर्ट इन रीजुवेनेटिंग रिवर गंगा। हाँ। ठीक है, जिससे उन्होंने डायरेक्ट किया कि यहाँ पे सीवेज का और बेटर वो करना चाहिए ताकि गंगा में जो भी पॉल्यूशन है, जिस तरीके से आप लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये और कम हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो सही बताऊं, इतना झूठ बोलना समाज के सामने, देश के सामने, लोगों के सामने, कहीं ना कहीं इनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ। और सच्चाई का सामना अगर करना हो तो आप दशाश्वमेध घाट पे पहुंचे, माँ गंगा की डुबकी लगाने पहुंचे, आपको दिख जाएगा असली सच्चाई क्या है। इंटरप्ट मत करिए ना हिमांशु त्रिपाठी, आपकी बात सुनी श्वेताराज ने, श्वेताराज की बात आप सुनिए, मैं एक एक करके बारी बारी से हर प्रवक्ता के पास आऊंगा। मैं उनसे यही, वो जो झूठ का जो आरोप लगा रही है मैम, आप एक बार हिमांशु त्रिपाठी, मैं आपको भरपूर समय दूंगा सर, श्वेताराज को बात तो कंप्लीट करने दीजिए सर। ये सार्थक डिबेट नहीं ऐसे हो पाएगी, सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। हिमांशु त्रिपाठी, श्वेताराज को मौका दीजिए बात बोलने का। इस तरीके से टांग अड़ा करके अपने संस्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ झूठ बोल रहे हैं, अपने टर्न पे बात करिएगा ना कि आप सच बोल रहे हैं। मेरे सामने तो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं बिना तथ्यों से बात नहीं करती हूँ, मैं वकील हूँ। अपने तथ्य कहीं भी रखने होंगे, मैं I will prove my point. I will have my point proven. Actually, BJP will prove that every point paper only paper. लेकिन श्वेताराज, जिन 16 सीटों पर आप 2019 में हारे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी और जो रणनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मार्च को वाराणसी आना, क्या उसी का हिस्सा माना जाए? देखिए, हिस्सा, किसी चुनावी मुहिम का हिस्सा मानना किसी को, ये मैं गलत कहूंगी, क्योंकि देश का विकास करना ये उनका दायित्व है। तो अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यदि वे कुछ इस तरह की चीजें लॉन्च कर रहे हैं कि वहाँ पर्यटन और बढ़े, तो इसमें क्या बुराई है? आप देखिए ना कि इससे पूर्व में काशी में जितना पर्यटन था, पर्यटन पिछले 5 वर्षों में उससे 50% बढ़ चुका है। और यही नहीं, गंगा घाट की बात कर रहे हैं, गंगा घाट आज इतने साफ सुथरे हैं। मैंने खुद काशी विजिट किया था, अभी मैं जनवरी में गई थी, पिछले वर्ष जून में गई थी काशी। वहां पे हर व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। अब महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था करी जा रही है, एक एक चीज की व्यवस्था देखी जा रही, छोटी छोटी चीजें
कि हाँ महिलाएं जो घाट से नहाती हैं उनको कपड़े बदलने का प्रॉपर स्थान होना चाहिए। अरे ये किसने सोचा इससे पहले? वे जो जिन्होंने ये बोला है कि लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और वो सब जाने दीजिए। जब अखिलेश यादव ने खड़े होकर के 10 दिसंबर 2012 को बोला था केवल मुस्लिम बच्चियां ही मेरी बच्चियां हैं, तो उसके विषय में इनको क्या कहना है? माइनिंग माफिया के विषय में इनको क्या कहना है? जब चुनाव इनके सिर पे आ गया तब इन्होंने जो है दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाया। उसके पूर्व में इतना बवाल। वो तो कह रहे हैं कि सप्तशती आप पाठ कराना अच्छी बात है, 10 करोड़ रुपए दे दीजिए हर जिले के जिलाधिकारी को। इन्होंने क्या किया? नहीं, श्वेता राज समाजवादी पार्टी कह रही है कि सप्तशती पाठ करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो राशि दी जा रही है ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से, राशि कम है। 1 लाख से रकम बढ़ाकर 10 करोड़ कर देनी चाहिए सरकार को, ये बात कह रही है समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी जो चाहे वो कर सकती, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो किया इनको आगे जो वही तो मैंने कल की बहस में सपा प्रवक्ता से सवाल पूछा था, लेकिन बता नहीं पाए कि इनकी सरकार में कितने दुर्गा सप्तशती पाठ हुआ करते थे। ठीक है डॉक्टर धनोज कुमार, प्रधानमंत्री का काशी से नाता पुराना है और आते रहे जब से 2014 से सांसद हैं प्रधानमंत्री, और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को सियासी नजरिए से देखना कितना जायज होगा? क्योंकि अब तो खैर चले कह सकते हैं कि चुनाव है साहब 24 में, लेकिन कुछ महीने पहले कोई चुनाव भी नहीं था, काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने आए थे प्रधानमंत्री और लगातार 2 बार दौरा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा स्टैंड है मैं उसी 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। हाँ। आकर अब बनारस में सूद बूद भूल जाओगे, आकर अब बनारस में सूद बूद भूल जाओगे, देख मनोरम दृश्य, देख मनोरम दृश्य, स्वर्ग की अनुभूति पाओगे। बहुत खूब। देखिए मेरा भ्रमण करना, मैं बहुत बार काशी गया। हाँ। एक पत्रकार के नाते मैं कई बार गया, बहुत सारे नेताओं से मिला, वहाँ के बहुत सारे वीडियो है। अभी जो सपा के मित्र जो आरोप लगा रहे थे ना, हाँ। वो सब आरोपों को कम से कम लगाने से अच्छा उनको 100 परिवार जाना चाहिए काशी, वहाँ माथा टेकना चाहिए, गंगा में नहाना चाहिए, आचरण करना चाहिए और सभी घाट घूम कर आना चाहिए। मैं 2-3 बातें आपको बता देना चाहता हूँ। आप अपने बुलेटिन में समाजित किया, पूरा इतिहास लेके बैठा हूँ मैं बनारस का। संसदीय जो वहाँ के सांसद रहे किनके कार्यकाल में, सपा तो वहाँ कभी था ही नहीं, इसलिए मैं उनकी तो बात ही नहीं करता। भाजपा से पहले कांग्रेस थी, लेकिन क्या आपको एक बात मालूम होगा शिवम, विदेश से भी कोई आता है ना तो सबसे पहले बनारस जाने का ही उनका मनसूबा होता है कि मैं बनारस जाऊं, वहां जाकर बाबा के यहाँ दरबार लगाऊं, क्योंकि उसको बनारस का स्वामी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों जो चीज वहां बदला हुआ है आप देखेंगे, आपको मतलब जानकर बहुत ही अंदर से खुशी होगा। लेकिन जहां पर सत्ता को राज उठाना चाहिए वहां पर नहीं उठाते हैं, जहां पर नहीं उठाना चाहिए वहां पर उठाते हैं, ये इनका एक वो हो जाता है। लेकिन मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपको बता देना चाहता कि मोदी जी के आने के बाद क्या क्या फायदे हुए। आज बनारस बहुत सुंदर हो गया है, वहां जाने वाले तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए जो घंटों लाइन में लग रहे थे उनके विषय में उन्होंने सोचा और उसको देखकर कॉरिडोर वगैरह बन रहे हैं। दूसरी बात आपको याद होगा, भारत रत्न से लेकर वहाँ के जितने भी कलाकार हैं सबकी कलाकृति आप देखेंगे बनारस में। लेकिन त्रिपाठी साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर धनोज कि ठीक है अच्छी बात है, धनोज कुमार काशी कई बार जा चुके हैं पत्रकारिता करने के लिहाज से, रिपोर्टिंग के लिहाज से, स्टोरी करने के लिए, लेकिन कभी आपने वहां जाके खबर किया? मैं बता दूं पूरा भारत घूमता हूं, मेरा काम ही है। मैं वही अच्छी बात है सर, लेकिन वहां जाके ये भी देखा क्या कि गंगा कितनी साफ हुई है, गंगा कितनी अविरल है? मैंने कहा तो वो 100 परिवार जाए ना, मैं तो कह रहा राजनीति छोड़कर 100 परिवार जाए, वो पीने वाला जल छोड़कर गंगा जल पीने लगेंगे। मैं सबूत अभी रिसेंटली मैं कहा ना, फिर मैं अभी जा रहा हूँ वहां पर। हाँ। मैं तो कहता हूँ आपको, अरे विरोध करिए, विरोध करने के लिए मोदी के आने से जो फायदा हुआ बनारस को, जो फायदा उत्तर प्रदेश को, उसका लाभ उठाइए। हिमांशु त्रिपाठी साहब 2019 तक 45 मिनट के बाद 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है धनुष कुमार, ओके। हिमांशु त्रिपाठी साहब 2019 तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारते थे रायबरेली सीट पर, अमेठी सीट पर, और कहा जाता है कि इसका सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को होता था। सोनिया गांधी जीतती थी और इधर राहुल गांधी जीतते थे। हालांकि अब राहुल गांधी हार गए, स्मृति ईरानी वहां से जीत गई। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव एक बार बयान में कहे थे कि अब वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे अमेठी में भी और रायबरेली में भी।
तो क्या सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने की कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी की, या खुद के कैंडिडेट को आप जितवाएंगे? देखिए, पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। हाँ। राष्ट्रीय नेतृत्व तो क्या तय करता है, ये हाँ। उसका डिसीजन होता है। हाँ। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वहाँ की जो संसदीय बोर्ड क्या तय कर रही है, कौन सी पॉलिसी ला रही है, इसमें हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा काम है हम उसमें, अब भारतीय जनता पार्टी कौन सी पॉलिसी तय कर रही है, एमएलसी चुनाव के लिए रविंदर सिंह को किस तरह से जिता दिया गया, अन्नपूर्णा सिंह का, आप सब जानते हैं कि पार्टी अपने अपने क्या पॉलिसी तय कर लेती है, तो पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। बात कौन किसके लिए खड़ा करता है, किसको फायदा पहुंचाता है, ये पार्टी का डिसीजन है, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। जी ठीक है, लेकिन सर रामपुर आपसे चला गया, आजमगढ़ आपसे चला गया, और 2024 का चुनाव सर पर है, और संगठन को मजबूती के लिए अखिलेश यादव ने फिलहाल किस तरह की भूमिका तय की है जिससे 2024 में आपका जो प्रदर्शन है वो ठीक ठाक रहे? क्योंकि 62 सीटें तो पिछली बार 2019 में बीजेपी नहीं जीती थी। भाई साहब, उपचुनाव की बात करें तो पिछला उपचुनाव में गोरखपुर और केशव मौर्य का क्षेत्र भी चला गया। वो तो चुनाव की बात है, जनता किसको वोट देती है, उपचुनाव में किसको जिता देती है। नहीं, रामपुर और आजमगढ़ तो गढ़ कहा जाता था ना समाजवादी पार्टी का। बात नहीं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे जो कार्यकर्ता हिमांशु त्रिपाठी, रामपुर और आजमगढ़ तो गढ़ था ना आपका। आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, रामपुर से आपके आजम खान। योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ था, उनसे चला गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे। उपचुनाव में जनता किसको वोट देती है वो उसका विषय है, लेकिन जो हमारी तैयारी है, इस बार तैयारी हमारी बेहतर है। जिस आप अभी बता रहे थे ना कि जिसको वोट को साधने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा सौगात दे रहे हैं। बनारस पूर्वांचल का हब है, आप देख लो अगल बगल जिले में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में क्या हाल रहा। पूरे की पूरी सीट आजमगढ़ की, अम्बेडकर नगर की, कहा सब पूरी की पूरी सीट हार गए। तो इनको फोकस दिख रहा है कि पूर्वांचल को कैप्चर करना जरूरी है, और इस बार हमारा विधानसभा में पूर्वांचल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इस बार आप 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस देखेंगे। समाजवादी पार्टी अपने पूरे कोर, निचले स्तर के कोर टीम से काम कर रही है, बूथ स्तर तक हम काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, लेकिन डॉक्टर धनोज, प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह के दौरे कर रहे हैं, बीजेपी की तैयारी है, उससे क्या लगता है, क्या 24 में फायदा होता नजर आ रहा है? जिन 16 सीटों पर शिकस्त हुई थी बीजेपी की, उन शिकस्त वाली सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी के खिम्मे में जाएंगी, और जो ग्राफ है 62 का ग्राफ बढ़कर 70-72 तक पहुंच सकता है। देखिए, हर पार्टी अपनी प्रयास होती है। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र भी कह रहे थे, हर पार्टी का अपना एक दबदबा होता है जीतने का। उनकी अपनी रणनीति होती है, लेकिन मैं उनसे अलग हटकर बात करता हूं कि आपने मुझसे जो सवाल पूछा ना, देखिए हार की बात ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो है ना, जैसे बॉलीवुड में कहते हैं सुपरस्टार, अभी राजनीति में सुपरस्टार है, और ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना अभी, वो सब अभी उनके सामने कमजोर खिलाड़ी है। अगर मैं क्रिकेट के नजरिए से आपको बता दूं, ये जो 6 बॉल पर 6 छक्का मारने वाला प्लेयर है मोदी जी, बाकी सबकी बॉलिंग जो लचर है, तो इसलिए अभी कहना मुश्किल, हार जीत से परे हटकर बात करें, क्योंकि सबको पता है, पूरे भारत का दृश्य जो है ना इस टाइम, वो सबको पता है कि जब अगर बात होती है चुनावी प्रकरण का, उसमें मोदी को हराने वाला अभी कोई भी नेता तैयार नहीं हुआ है, ना मुझे कोई सा नेता जो है उसके लिए रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है। हाँ, जो सीट है बढ़ना, वो 2 सीट तो बढ़ा के दिखा दिया भाजपा ने। अब सवाल ये होता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये लोग अपनी कोई भी जमीन को कितना अपने तरफ कर पाती है, इस पर हम जैसे पत्रकार का नजर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर धनोज आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। श्वेतराज आपका शुक्रिया, और हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी थे, नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी नेता समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, आपका भी शुक्रिया हिमांशु जी चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।